Good afternoon to everyone, my dear students. Welcome to an amazing platform. Today we will discuss the model set of mathematics Jack board of latest year. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो केवल ऑब्जेक्टिव है. हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टोटल पता है आपको कि हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये 4 सेट में है. ठीक है. और ये 4 सेट में क्वेश्चन को बांटा गया है, जिसमें से पहला जो सेट सेक्शन ए है, जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव है. हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और वो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्वेश्चन नंबर 30 है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है. तो 300 क्वेश्चन को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है. आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें और आगे जो कुछ भी होगा वो आपको डिटेल में मिलेगा, आप टेंशन ना लो. ठीक है. बस पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रिलेशन है जो क्या नाम है रिलेशन का? आर नाम है. ठीक है. वो कहाँ पे है? बोला इन सेट ए, एक सेट ए में है. वो किस सेट में लिखा गया है? सेट ए में. ईच सेट टू बी इक्विवेलेंट. सेट ए में लिखा गया मतलब एक ही सेट है, तो रिलेशन जो आर लिखा गया है सेट ए से सेट ए तक ही लिखा गया है. और वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहा जाएगा किस समय? बोला कि देखो अगर कोई भी रिलेशन है और बात उसका इक्विवेलेंस होने का किया जा रहा है, बात उसका इक्विवेलेंस होने का किया जा रहा है, तो याद रखो कि कोई भी रिलेशन अगर तीन चीज है, कितना चीज है मेरे भाई? 3. अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव है रिलेशन है, उसके बाद वही रिलेशन सिमेट्रिक भी है और वही रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, उसके साथ साथ सिमेट्रिक भी है, और इन दोनों के साथ साथ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होने के साथ साथ ट्रांजिटिव भी है, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा. तो वही लिखा कि अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तब ऐसा मतलब किस टाइम पॉसिबल है? बोला इफ एंड ओनली इफ. ऐसा केवल और केवल उसी टाइम पॉसिबल है जब वो केवल रिफ्लेक्सिव होगा. बोला गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ओनली सिमेट्रिक, केवल सिमेट्रिक, बोला ये भी पॉसिबल नहीं है. ओनली ट्रांजिटिव, बोला ये भी पॉसिबल नहीं है. ऑल ऑफ देम, इन 3 में से तीनों, दैट इज, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है. तीनों का तीनों है, तभी वो क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा. मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा ब्रदर? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा. हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. ठीक है मेरे भाई. तो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखोगे आप हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बोला एक फंक्शन है जो आर से आर पे लिखा गया है. एक फंक्शन आर से आर लिखा गया है, इसका यही मतलब है कि वो रियल नंबर से रियल नंबर में लिखा गया है. पहला सेट जिसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं वो भी रियल नंबर है. दूसरा सेट जिसको हम कोडोमेन के नाम से जानते हैं वो भी हमारा रियल नंबर है. तो फंक्शन लिखा गया जिसका एफ नाम है, एफ से दिखाया गया फंक्शन का. और फंक्शन डिफाइन मतलब फंक्शन लिखा जाता है किसके द्वारा? यही पे लिखते हैं ना, फंक्शन लिखा जाता है एफ एक्स बराबर 4x + 3, इसके द्वारा लिखा जाता है. ठीक है बात यहां तक. अब इसके द्वारा जब लिखा जाता है तब बोल रहा है कि बताइए इसका इन्वर्स क्या होगा. तो याद रखो हम तुम्हें बताते हैं इन्वर्स निकालने का प्रोसेस. अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले उसे आप y मान लो. सबसे पहले उसका नाम क्या मानो? y मानो. तो हम उसे y मान लेते हैं. तो लिखो, हालांकि ऑब्जेक्टिव बना रहे तो इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो. ठीक है. चलो लेट फिट नहीं लिखेंगे, लेकिन y तो लिखना ही पड़ेगा. अब हम fx के जगह हम y मान लिए. अब y मानने के बाद x का वैल्यू निकाल दो. y मानने के बाद अभी y बराबर ना बाकी चीज है, अब x बराबर बाकी चीज कर लो. तो उसको करने के लिए सारा कुछ को y के तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा. एक साइड सिर्फ और सिर्फ x ही रखना पड़ेगा. तो ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से. तो ये हमारा इक्वल टू है वो रहेगा, इस 4x को रहने दो, 3 को इधर लेते आओ. तो ये 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा. ठीक है मेरे भाई. अब इतना हो जाने के बाद क्या बच गया?
बच गया y माइनस 3 बराबर 4x। हमें x का वैल्यू चाहिए, 4x का बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम 4 को भी इधर लेते आ जाएंगे, तो केवल उधर x बचेगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 इधर आ गया तो डिवाइड में आ गया, तो y माइनस 3 बाई 4 आ गया। x बराबर आ गया, बोला बिल्कुल x बराबर तो आ गया। अब x बराबर आ जाने के बाद क्या करना है तुम्हें बताते हैं। देखो तुमने क्या किया कि ये जो नाम दिया गया था fx, उसी को ना हम मान लिए y, उसी को हम मान लिए y, मान लिए मेरे भाई। अब हमको तो fx से क्या निकालना है, f इनवर्स, राइट। तो f इनवर्स निकालना है, तो f को इधर लाएंगे, तो f को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f का पावर -1, मतलब उसको पढ़ते हैं f इनवर्स, और f इनवर्स इधर y है तो y हो जाएगा, इधर f हट गया तो केवल x बच गया। अब तुम देखो कि x के जगह में क्या आ गया हमारे पास, f इनवर्स y, तो भाई मेरे इधर x के जगह में लिखो f इनवर्स y बराबर बराबर y माइनस 3 बाई 4। तो f इनवर्स तो निकला, लेकिन क्वेश्चन दिया था x वेरिएबल में, हम ला के किस में दिखा दिए, y वेरिएबल में। तो फिर ऐसा करो ना, ऐसा करो कि इसे चेंज कर दो, और एक तरफ नहीं चेंज करो, दोनों तरफ चेंज करो। एक तरफ चेंज ही नहीं करना है तुम्हें, दोनों तरफ चेंज करना है। हाँ, तुम्हें दोनों तरफ चेंज करना है। जैसे यहाँ y है, इसे भी चेंज करना है, यहाँ y उसको भी चेंज करना है, दोनों तरफ। अब बराबर के दोनों तरफ हम एक जैसा काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस y को हटा रहे हैं, और y के जगह हम रखेंगे क्या मेरे भाई, x, और इस y को भी हटाएंगे, और इस y के जगह में भी क्या रखेंगे, x रखेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर के अगर एक साइड रखते हैं तो सेम काम हमें दूसरे साइड भी करना पड़ता है। तो f इनवर्स x बराबर क्या आया, x माइनस 3 बाई 4 आ गया ना, x माइनस 3 बाई 4। तो x माइनस 3 बाई 4 ये f इनवर्स हमारा है, ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अगर f दिया हुआ R2R, ठीक है, f x बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोला f ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन है, जिसमें हम FOF, FOG, GOF, GOG ये सब निकालना सीखते हैं। क्लियर है भाई? और याद रखो कि इससे सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क्स का। अब अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, तो दिया गया है हमारे पास fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2, ये दिया गया है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद अब क्या करते सो देखो, अब करते बस इतना है ना कि fx बराबर इतना दिया हुआ है ना, बोला हाँ दिया हुआ है, तो गिवन दैट fx, छोड़ो हटाओ ना यार, डायरेक्ट निकालते ना वगैरह, हमको क्यों इतना माथा दर्द करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उतना डिटेल में चलने से कोई फायदा नहीं है। तो निकालना है FOFX। कभी कभी ये x नहीं देगा, कभी कभी ये जो ब्रैकेट में x है वो देगा नहीं, अपने से लेना पड़ता है। अब क्या करना है सो देखो, अब करना बस इतना है कि इस o को हटाना है, और o हटाने के बदले ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट के अंदर o हटा दिए, फिर क्या बचा, ये तो f लिख चुके हैं ना, ये f तो लिख चुके हैं, तो बचा क्या, fx बचा। तो यहाँ लिखेंगे केवल fx, हो गया मेरे भाई। अब जब केवल fx लिखना था और वो हो गया, तब आगे देख लो। अब क्या करें, बोला ये f रहने दो, जो वाइट कलर के अंदर है उसमें काम करते हैं। वाइट जो ब्रैकेट है यानी मिडिल ब्रैकेट, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, fx, तो fx का वैल्यू लिखो, fx का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, तो लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2, हो गया ये। हाँ, अब ये x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया ना। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे fx बराबर जो भी दिया हुआ है, हम इधर भी x लिखे हुए हैं और इधर भी x लिखे हुए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि इस x को हटाते हैं यहाँ से और इधर भी हटाते हैं, तो हटा करके अगर हम इस साइड 2 रखते हैं, इस साइड हम 2 रखते हैं,
x की जगह में, तो इधर भी जहां जहां x होगा वहां भी x की जगह में 2 रखना पड़ेगा। ये सॉल्व करने का तरीका है या किसी चीज़ का वैल्यू निकालने का तरीका है। मतलब बराबर के लेफ्ट साइड अगर x की जगह हम चेंज, तो राइट साइड भी बराबर के x की जगह में चेंज, बाकी जगह चेंज नहीं होगा। जो चेंज तुम बराबर के लेफ्ट साइड x की जगह में करोगे वही चेंज बराबर के राइट साइड x की जगह में करना, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास है वो ये है कि XF और x जहां x होता वहां क्या रह गया, x² + 2 हो गया है। जहां पे x है यहां पे वो हमारा क्या बदल के हो गया है, बोला x² + 2। तो इसका मतलब इधर भी जहां x है, इधर भी जहां x है वहां क्या लिखना पड़ेगा, x² + 2। तो लिखते हैं, देखो पहले ये x उसमें स्क्वायर है और +2, तो ये x को हम हटा दिए भाई, हटा दिए। अब x के जगह हम यहाँ क्या है, x² + 2, तो यहाँ भी लिखेंगे x² + 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो यानी कि पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a मतलब x² और b मतलब फिर 2 हो गया। तो a² + b² + 2ab और +2 पहले से है। अब इसे सॉल्व कर दो, ये तो समझाने के लिए हम लिए हुए थे भाई, इसका भी ज़रूरत ख़त्म हो गया। अब आगे देख ले, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 होगा, 2 का पावर मतलब 2 है तो 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 और x² और +2 पहले से। अब इसे निपटाते हैं, देख ले ध्यान से। x का पावर 4 यहाँ है, कहीं और भी x का पावर 4 वाला चीज़ें नहीं है, रहता तो उसके साथ या तो जुड़ता या तो घटता, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम छोड़ देंगे। प्लस स्क्वायर वाला चीज़ें केवल एक ही है, कहीं और नहीं है, तो हम उसके साथ जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है, तो 4x² प्लस 4 और 2 हो जाएगा कितना, 6। तो x का पावर 4, 4x² प्लस 6, जिस ऑप्शन के साथ होगा हम उसी के साथ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे है पहला ऑप्शन, x का पावर 4, 4x² प्लस 6, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए खत्म, ठीक है मेरे भाई। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपको ऐसा ही सारे चीज़ों का डिटेल्स चाहिए, आप अभी तक 12th का तैयारी, बोर्ड का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा मार्क्स आ जाए, 100 में 100 आ जाए, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये कि ये जो एप्लीकेशन है CWH ऑनलाइन CWH ऑनलाइन एकेडमी ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल करें। वहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ऐसा मत सोचना कि बहुत सारा वीडियो देखना पड़ेगा। क्रैश कोर्स चंद दिनों में स्टार्ट होगा और ऑफर पे चल रहा है, बहुत कम प्राइस है। अगर आप एक सब्जेक्ट का खरीदोगे तो 199 पे है शायद, ठीक है। अगर प्राइस इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा माफ़ करना मेरे भाई। और ये कॉम्बो का याद है हमें, सारा सब्जेक्ट का लोगे तो 499 पड़ जाएगा, ठीक है। तो आराम से जाकर के आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। चाहो तो एक सब्जेक्ट, चाहो तो सारा सब्जेक्ट खरीद सकते हो, ठीक है मेरे भाई। और अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और जो भी डिटेल्स चाहिए होगा पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगला सवाल मेरा है कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम तुम्हें बताते हैं 2-3 रिजल्ट। पहला रिजल्ट ये है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, और दूसरा जो है वो है टेन इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x, और लास्ट तीसरा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। इन तीनों का रिजल्ट सेम होता है, और वो रिजल्ट हमारा क्या होता है मेरे भाई, पाई/2 होता है, ठीक है। तो अब 3 में से जो पूछ दे वो,
ठीक है। अभी तो फिलहाल ये दिया हुआ क्वेश्चन पे, हो सकता है ये सेकंड वाला पूछ दे, हो सकता है फर्स्ट वाला पूछ दे, हमें बता के तो नहीं ना पूछेगा, इसलिए मैंने तीनों बता दिया। तीन में से जो पूछे आप टिक मार देना, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है ये पूछा है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है ये पूछा, तो आपने देखा कि पाई/2 होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कॉट इनवर्स -1/5 बराबर x दिया हुआ है, तो फिर पूछ रहा है कि साइन x का वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप अगर आसानी से पढ़ोगे कि क्या बोल रहा है, थोड़ा देर स्थिर करना है माइंड को, अपना माइंड को थोड़ा देर स्थिर करना है, तो ये समझ में आने लगेगा कि आखिर क्वेश्चन करने क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स -1/5 बराबर x दिया हुआ है, कॉट इनवर्स को इधर लाते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम दूसरे साइड लाते हैं तो वो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है, इनवर्स से हट जाता है और केवल ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाता है। तो ये कॉट इनवर्स उधर जाएगा, तो कॉट इनवर्स उधर जाएगा तो केवल कॉट और ये x, कॉट x बराबर इधर बच जाएगा -1/5। अब इतना हो जाने के बाद ये चीज तो आप पढ़े होंगे, बोला क्या हमने पढ़ा है, बोला पंडित बद्री प्रसाद हरि हरे बोल, ये आप तो पढ़े होंगे। अब जब ये पढ़े हैं तो आपको ये भी याद होगा, आपको ये भी अच्छे से याद होगा मेरे भाई, ये भी अच्छे से याद होगा कि ये किसका कहानी है, साइन का। इसी के उल्टा यहाँ किसका है, तो आप पढ़े होंगे कॉसेक का। और ये किसका है, तो ये है हमारा टेन का, सॉरी भाई, ये हमारा कॉस का, इसका उल्टा किसका भाई, तो सेक का। लास्ट यहाँ ये किसका, तो टेन का, और ये किसका, तो यहाँ हो जाएगा किसका, कॉट का, ठीक है। अब हमारे पास दिया हुआ है कॉट का, तो कॉट का क्या बोला, b/p है ना, कॉट का बोला b/p ये बोला, यानी कि हमारे पास b का वैल्यू 1 और p का वैल्यू 5 ये दिया गया है। हमें जरूरत है किसका निकालने का, साइन का। साइन का निकालने के लिए p चाहिए, h चाहिए। p तो है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन h नहीं है, तो h निकालते हैं कैसे, तो h निकालते हैं अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब p हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस b है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब इन दोनों को निपटा दोगे तो 25 और 1 26 आएगा h का वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन x बराबर p/h, तो p/h। अब p का क्या वैल्यू है, हमारे पास p का जो वैल्यू है वो है 5, और p का जो वैल्यू है 5, h का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो अंडर रूट 26, ठीक है भाई, अंडर रूट 26। तो 5 बट्टा रूट अंडर 26, तो 5 बट्टा रूट अंडर 26 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। कहानी खत्म, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा होगा भाई तो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो कि सर पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ अगर हम डिटेल से समझाते हैं तो लोगों के लिए काम हो पाता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा हो पाता है, ठीक ना। अब अगला जो हमारा है वो बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम बी दिया है। बोला ठीक, बी कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब चाहे वो जिस भी ऑर्डर का हो, लेकिन बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। अब अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, क्या कंडीशन होगा जब वो सिमेट्रिक होगा, तो बोला अगर ये बी सिमेट्रिक है तो ये बी जो है वो बराबर होगा अपने ही ट्रांसपोज के। ये डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है,
या तो अगर डैश दे के नहीं दिखाना चाहते हो तो पावर में टी दे के भी दिखा सकते हो। मतलब यहां दो बात आता है। पहला कि अगर कोई मैट्रिक्स का नाम बी है और वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा, ऐसे लिखिए। या अगर ऐसे लिखने का मन नहीं है तो बी जो मैट्रिक्स है वो बराबर होगा अपने ही ट्रांसपोज को, तो उसको हम ऐसे डैश से भी दिखा सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? बोला उस समय जब वो बी डैश के बराबर होगा। बी माइनस बी के बराबर नहीं, बी माइनस बी डैश के नहीं, बस बी डैश के। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बात और बताते हैं, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला तब तो आप ठीक लिखे कि वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स बोलता है स्क्यू सिमेट्रिक्स तो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा, लेकिन पहले क्या लगेगा? माइनस। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन कब सही होता? जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा होता तब। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या बोला है? मैट्रिक्स सही है। बोला कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी जो दो मैट्रिक्स है, तो ए और बी दो गो मैट्रिक्स है और हम क्या कर रहे हैं? उसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को अगर आप गुना करोगे ना, जैसे ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को गुना करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। बात समझ में आया? अब एक मैट्रिक्स जो आएगा उसका जब इन्वर्स निकालोगे तो वो इन्वर्स किसके बराबर? वही बोला ए इंटू बी, मतलब एक मैट्रिक्स गुना हो करके उसका पावर -1 है, मतलब उसका इन्वर्स किसके बराबर होगा? तो बोला वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के जो बी उल्टा। या तो इसको ऐसे याद रखो, छोड़ दो, उतना कहानी मत समझो क्योंकि चैप्टर पढ़ा नहीं रहे, क्वेश्चन बना रहे। तो ये पावर दोनों में बटेगा, यानी बी में भी होगा और ए में भी होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। पहले ए है बाद में बी है, अब बाद वाला पहले हो जाएगा और पहले वाला बाद में, खत्म। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल डिटरमिनेंट से है और बोला है डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तब बताओ कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा। यानी x का वैल्यू डायरेक्ट सीधा सीधी बोल दिया। तो भाई मेरे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, x है 2 है 18 है, यहाँ x है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका तो सबको पता होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये x से होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस देते हैं रूल के अनुसार, और 18 को 2 से करेंगे तो 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं भाई? बोला रे भाई मेरा बात तो सुनो, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसा बोल दिया ना तो हमें 0 लेके चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों लेंगे 0? बोला देखो सॉल्व करने टाइम 0 ले लेना। एक्चुअली में ये सवाल जो है ना, ये सवाल अधूरा है। कारण उसका यही है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें दो मैट्रिक्स होता है, सॉरी 2 डिटरमिनेंट होता है, बराबर के एक इस तरफ, बराबर के दूसरे तरफ होता है। ठीक है, तो बराबर के दूसरे तरफ जो होता है उससे कुछ वैल्यू आता है और इससे कुछ वैल्यू आता है, तो एक इक्वेशन बन जाता है। तब हम उसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। बट वो दिया हुआ नहीं है, तो जब ना दिया हो तब मेरे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं 0 लेने के अलावे। ठीक है भाई, तो हम ले लिए। अब ये 36 चला जाएगा उधर, चला गया उधर। अब यहाँ हमें x स्क्वायर का वैल्यू तो चाहिए नहीं, चाहिए किसका? x का चाहिए। तो जब x का चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस √36 आ जाएगा, हाँ या ना? तो अब आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस √36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6, तो प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है भाई। तो डिटरमिनेंट बहुत आसान है, उसका कारण बस एक है कि यहाँ पे कारण बस उसका एक है कि 2 गो एलिमेंट इस कॉलम का, मतलब सॉरी इस रो का 0 0 है, तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसका सॉल्व करेंगे तो 2 लिखेंगे और यहाँ गुना करेंगे, 3 को 8 से, 24 माइनस 0 को 0 से, तो 24 दूनी 48, खत्म हो गया भाई, है ना? तो 48 आएगा आंसर, 48। तो कौन सा ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
सी फॉर चमेली कुमारी। ठीक है, आगे देखो भाई, बोला एफ एक्स बराबर ये दे दिया है। अब बोला कि ये डिसकंटिन्यूअस है कौन सा पॉइंट पे, एक्स बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है या 2 पे या 0 पे या किसी और पे। तो देखो यहाँ पे 0 का कंडीशन दिया है तो 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, और 0 पे अगर हम चेक कर भी देंगे, अगर हम 0 पे चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना। अब 0 पे अगर हम चेक करते हैं तो पहले क्या निकालेंगे F0, फिर क्या निकालेंगे LHL, और उसके बाद क्या निकालेंगे RHL। अगर ये तीनों बराबर आया तो ये फंक्शन 0 पे क्या कहलाएगा मेरे ब्रदर, 0 पे कहलाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इन तीन में से कोई भी अगर एगो अलग हो गया, यानी दो गो भी अगर अलग अलग आ गया, कोई भी वैल्यू अलग अलग आ गया, सेम नहीं आया तीनों, तो गया काम से, ये कंटिन्यूअस ना हो करके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस को हम नॉट कंटिन्यूअस भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे तो मेरे पास मतलब डिसकंटिन्यूअस को नॉट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। अब F0 निकालना है, मतलब x0 के बराबर। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन पे है, मतलब कौन सा फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन है, एक ये है नीचे वाला, एक ऊपर है। तो ऊपर वाला में दिया है ये फंक्शन तब लेना है जब x 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये तब लेना है जब x 0 से बड़ा होगा। तो इसी को ले लो, तो इसी को अगर लोगे तुम तो कितना है भाई ये, तो बोला ये है 2x + 1। सॉल्व करेंगे तो x के जगह में 0 रखेंगे, तो 2 × 0 + 1, 2 × 0 0 हो जाएगा, +1 केवल कितना आएगा 1। अब अगला ये वाला फंक्शन चेक कर चुके, ऊपर वाला चेक करते हैं। उसमें क्या बोला कि x छोटा है 0 से, मतलब ये किस टाइम लिया जाएगा, LHL के टाइम। आप पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, क्या है भाई उसमें, तो 2x - 1। हम x के जगह में क्या करते हैं इसमें, तो बोला x के जगह में x को हटाते हैं x के जगह में हम वो पॉइंट जिसमें चेक कर रहे हैं -h ऐसा रखते हैं, और बाकी बात माइनस जो पहले से है वो रख देंगे। अप्लाई करेंगे लिमिट, इसके जगह में h के जगह में भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, केवल -1 आएगा। देख लो पहले का 1 आया, दूसरे का -1, अलग अलग आ गया ना, इसका मतलब 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। बातें क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला कि अगर हम fx आपको दे दिए हैं, अगर fx हम आपको दे के जा रहे हैं जो है x का पावर 3/2, तब बताइए आप हमको कि इसका f'0 क्या होगा। बोला देखो पहले f' निकाल लो, तब तुम निकालने का कोशिश करना f'0। अब f'0 पूछे चाहे f'2 पूछे या f'4 पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां f' आया इसका मतलब है कि पहले आपको f' ही निकालना पड़ेगा, तब आगे आप जा सकते हो। क्लियर। तो f' का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन। तो किसी फंक्शन का पावर अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे करते हैं, पावर पहले फिर वो x उसके पावर में 1 घटाएंगे। तो याद रखो, आप चेक कर लेना कि 3/2 में अगर 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा। क्लियर। अब ये 3/2 रहने दो, x का जो हमारा है वो रहने देना, उससे कोई मतलब नहीं है, ये पावर 1/2। लेकिन हमको f' तो ने पूछा, अगर f' पूछता तो यही छोड़ देते, लेकिन हमको बोला कि हम आपसे f' पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि x के जगह में 0 लेके दिखाइए। x के जगह हम 0 रखेंगे तब f' 0 क्या होगा, तो बोला इधर 0 रखोगे तो तुमको इधर भी 0 x के जगह में रखना होगा, x के जगह में 0 रखना होगा। अब जब रखेंगे तो 0 का पावर कुछ भी 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा 0, इसलिए हमें उस ऑप्शन के साथ चलना है जिसके ऑप्शन में 0 दिया होगा। तो देखो यहाँ 0 है नहीं, यहाँ 0 है नहीं, बोला है डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा तो बात है नहीं, है ना, इसलिए ना तो A होगा ना तो B होगा। और डज नॉट एग्जिस्ट तब बोलते जब निकल ही नहीं पाता, लेकिन निकल तो रहा है ना। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि वो निकल नहीं सकता है, तो निकल तो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बोला हाँ इनमें से कोई नहीं। चलो भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के का सबसे छोटा वैल्यू। लिस्ट वैल्यू का मतलब ही होता है सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा वो निकाल के बताओ।
तो इसको निकालने के लिए किसका बोला, इस फंक्शन के लिए, तो बोला इस फंक्शन के लिए अगर सबसे छोटा वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो पहले। और याद रखो कि जब बोला है इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा तो उस समय 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा इसका आपको भी पता है, पावर पहले एक्स उसके पावर में 1 घटेगा और के बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 कांस्टेंट का 0, ये बड़ा या 0 के बराबर हो गया, क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद कितना आ जाएगा भाई, तो हमें तो निकालना किसका है, हमें तो निकालना के का है ना, तो के को छोड़ दो इधर, के ग्रेटर देन इक्वल टू, के बड़ा या बराबर किससे, ये उधर चला जाएगा तो -2x है। अब -2x तो हमें दिया नहीं है, वो एक वैल्यू बोला है, तो ऐसा करो कि के बड़ा होगा या बराबर -2 इंटू एक्स है ना, x के जगह में एगो वैल्यू रख दो, हमने 1 रख दिया, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा ये -2, ये रख देना 1, क्लियर, पहले इंटरवल का पहला वैल्यू, ठीक है। अब इतना के बाद कितना आ गया -2, मतलब हमारा आंसर होगा -2 के लेना है, छोड़ना नहीं है, -2 लेना है क्योंकि यहाँ बराबर दिया हुआ है, तो -2 लेंगे। और बड़ा बोला तो बड़ा कहाँ तक, कोई तो रुकावट है नहीं, तो कहाँ तक चला जाएगा, इन्फानाइट तक। इन्फानाइट को कभी ले नहीं सकते, इन्फानाइट को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा छोटा वैल्यू क्या आ रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से है -2, या तो -2 से बड़ा, तो सबसे छोटा तो -2 ही ना हुआ, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, है ना, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो जब किसी कर्व का इक्वेशन दिया रहे उसमें स्लोप निकालने बोले उस कर्व का या टेंजेंट का, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो याद रखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन भाई, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, y का क्या आएगा, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देख लो भाई, पहले पावर हटेगा तो dy हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx तो आया नहीं, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तब निकलेगा dy बाई dx, हाँ या ना। तो इसका कितना आया, y स्क्वायर का 2y, और मेरे पास क्या है, तो और मेरे पास है dy बाई dx, और बराबर के बाद कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। अब हमें निकालना dy बाई dx का वैल्यू है, ठीक है। तो dy बाई dx के साथ 2y गुना में रहने दो, इस 2x को उधर ले जाओ तो चला जाएगा माइनस में। अब देखो ये 2 और 2 शहीद हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या बच जाएगा, dy बाई dx बराबर -x, ये y गुना में है, चला जाएगा इधर भागा में, डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। अब ये जो निकला ना, ये भी स्लोप है, लेकिन उस कर्व का, जैसे ये कर्व है मान लो, तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। अब हमें किसी भी पॉइंट पे नहीं निकालना है, एक खास तरह का पॉइंट पे निकालना है, जो पॉइंट क्या है, 1√3 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, उसी पॉइंट पे निकालना है। इसीलिए x के जगह में 1 रखेंगे, y की जगह में √3 रखेंगे। तो x की जगह हम 1 रखेंगे, माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, और y की जगह हम √3, कितना आ गया स्लोप भाई, -1 बाई √3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड है वो ये है कि ऊपर है dx और नीचे है तुम्हारा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, बोला क्या करना है, बोला करना बस इतना था कि ऊपर अप 1 है ना जी, तो अपने से लिख देंगे अगर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब फिर से 1 आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनटू में dx था वो dx रहेगा। नीचे पहले से क्या है क्वेश्चन के अनुसार, तो नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स गुना में है उसको इसके साथ एक बार अलग करते हैं और फिर उसको इसके साथ अलग कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आ जाना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dx वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टाइम जाएगा उसमें। कॉस स्क्वायर एक्स के साथ फिर इसको अलग करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अलग करेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
तो लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। जब यहाँ तक हो गया मेरे भाई, यहाँ तक हो गया है, तब आगे देख लो। तब ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स कटेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स कटेगा, क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर। और आपको भी पता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, साथ में यहाँ dx रहेगा जो हमने लिखना छोड़ दिया था। अब यहाँ बचा 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, और dx रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होना है इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, तो माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी अपने से देते हैं जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देख लो भाई 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन फिर है इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि ये जो x है उस x को बदल दो। बोला क्यों बदले, बोला देखो ये क्वेश्चन ऐसा फॉर्मेट में है ना कि इसको बनाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में जहाँ से हम किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो फंक्शन का उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मिल जाए। मतलब नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, बोला पहले बता रहे हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 रूट एक्स है, एक हमने कॉमन लिया, एक बचेगा, यहाँ से रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे ये dx रहेगा। अब देखो मेरे भाई ये ऐसा हो गया है कि अगर फंक्शन का जो भी पार्ट है, 2 पार्ट है, ये एक पार्ट ये, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 पार्ट है हमारे पास, अगर 2 पार्ट है ना, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, किसी एक पार्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका आंसर जो आएगा वो दूसरे पार्ट के बराबर आना है। ऐसा अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। देख लो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 आता है, और रूट एक्स तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा पूरी, और बाकी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देख लो पहले पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या, तो t बराबर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आना है, dt बाई dx बराबर, ये रूट एक्स का कितना आ जाएगा भाई 1/2 इंटू रूट एक्स, 1 का 0 कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ से dx का वैल्यू निकालना है। dx चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो 2 रूट एक्स डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया किधर, इधर आ गया, तो 2 रूट एक्स आ गया। अब इधर क्या बच गया भाई, बच गया dt, तो इतना। अब dx का वैल्यू जब निकल गया है तब यहाँ फटाफट रख दो क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे अगर रखोगे तो क्या है क्वेश्चन पे, dx बाई रूट एक्स और ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1। अब तुम खुद बता दो, हमें खुद बता दो कि यहाँ जो चीज़ें है ये dx के बदले में क्या है, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, 2 रूट एक्स इंटू डी टी, और ये x, तो रूट एक्स को उसको कुछ करना नहीं क्योंकि उसको कुछ माने ही नहीं है, तो ये जैसा है इसको वैसे ही छोड़ दो। लेकिन ये रूट एक्स प्लस 1, ये रूट एक्स प्लस 1 को हमने, रूट एक्स प्लस 1 को हमने क्या मान रखा है, हमने इसे मान रखा है t। अब एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा रूट एक्स और ये जो रूट एक्स वो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, तो ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। अब बच गया क्या, तो 1/t इंटू डी टी। अब 1/x का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि 1/x का होता है log x, तो उसी तरह से 1/t का log t हो जाएगा। तो हमारा 2 जो है वो बाहर में रहेगा, क्या हो जाना है, log ऑफ t प्लस सी, ये 2 log, और t की जगह में जो माने थे वो रख दो रूट एक्स प्लस 1, तो यहाँ क्या आ जाना है t की जगह में रूट एक्स प्लस 1 और प्लस सी जो है वो, तो 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, कहानी खत्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। देखो क्या है ना कि अगर हम ज़्यादा डिटेल करेंगे, जो चीज़ें डिटेल करने लायक छोटा छोटा चीज़ें हैं वो हम डिटेल कर ही दे रहे हैं, जिसमें लंबा टाइम लगेगा वो डिटेल करेंगे तो वीडियो का लेंथ बढ़ेगा और फिर आप देखने से बोर हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें ये भी देख के चलना है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो लेकिन लंबा ना हो। देखो यहाँ क्वेश्चन अलग है,
जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार ऑप्शन नहीं दिया गया है, या फिर ये कहो कि जैसा ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो हम ये दिखा दे रहे हैं कि अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार क्या क्वेश्चन होना चाहिए ये भी बता देंगे आपको, ताकि जब सॉल्व करते क्वेश्चन को तो ऑप्शन मिल जाता, वो क्वेश्चन बता देंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि ये ऑप्शन जो दिया वो कैसे आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन ऐसे रखना चाहिए था। उसको कैसे रखना चाहिए था सर? बोला ये cos 2x ठीक है, लेकिन प्लस जो 2 cos स्क्वायर x लिखा ना, वो उसका मिस्टेक है। यहाँ पे होना चाहिए 2 sin स्क्वायर x, और नीचे जो cos स्क्वायर x है वो तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लो। अब ऊपर देख लो भाई, तो ऊपर cos 2x के बदले फॉर्मूला होगा 1 माइनस, उसके बदले फॉर्मूला होगा क्या? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है उस cos 2x के बदले। और पहले से क्या है? तो पहले से है 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या है भाई? तो cos स्क्वायर x। अब देखो, अब तुम्हारा ये 2 cos साइन स्क्वायर x और ये 2 साइन स्क्वायर x कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई cos स्क्वायर, तो बच जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x। ये dx रहेगा यहाँ, 1 बाई cos स्क्वायर क्या देगा? 1 बाई cos स्क्वायर देगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता। लेकिन ऐसा क्वेश्चन देता तब ना, अब तो वो ऐसा दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं दिया है, तब क्या किया जाए भाई? क्वेश्चन इसका मतलब एरर है। तो अब हम क्या करें? तो बोला देखो तुम कुछ मत करो, जो क्वेश्चन दिया उसे बस सॉल्व कर दो। तो cos 2x के बदले में अभी जो क्वेश्चन उसके अनुसार सॉल्व कर रहे हैं, हम रख रहे हैं 1 प्लस फॉर्मूला इसका है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, ऐसा है। ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा भाई? 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब नीचे पहले से क्या है? तो cos स्क्वायर x। अब अलग अलग कर दो। अब क्या करो? अब अलग अलग कर दो। ठीक है। क्या अलग अलग कर दें? बोला अलग अलग यही कि ये cos स्क्वायर x को 4 cos स्क्वायर x के साथ अलग कर दो, तो 4 cos स्क्वायर x के साथ ये cos स्क्वायर x अलग और 1 के साथ अलग, है ना? तो 1 के साथ अलग, इतना। अब देखो ये cos स्क्वायर x खत्म हो गया। अब ये 4 रहेगा, dx जो यहाँ रहेगा वो रहेगा माइनस, यहाँ 1 बाई cos स्क्वायर x क्या आना है? सेक स्क्वायर x। देखो ये 4 रहेगा, dx का यहाँ x हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x का आपको भी पता है, भी जस्ट बताया मैंने 10x प्लस। ये होगा आंसर जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार। और जो ऑप्शन मैच करवाना चाहते तो क्वेश्चन अलग होगा, जो मैंने पहले जस्ट बताया अभी। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, लॉग इतना दिया हुआ। ठीक है। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टी? थोड़ा क्वेश्चन यहाँ एरर है, और क्वेश्चन ये एरर है कि 0 से लिमिट कहाँ तक होगा? x/2 तक नहीं, π/2 तक। और क्वेश्चन दिया गया है log 4 प्लस 3 sin x बाई 3 cos x। ठीक है मेरे भाई। जब इसको प्रॉपर्टी लगाओगे ना, जैसे इसको तो मान लोगे i, और i मानने के बाद इसको इक्वेशन 1 मानोगे यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से लेकर के a तक, और यहाँ फंक्शन है, फंक्शन fx है। तो करना ये पड़ता है कि लिमिट 0 से a ही रहता है, लिमिट चेंज नहीं होगा। लोअर लिमिट 0 है, 0 रहेगा, अपर लिमिट a है, अपर लिमिट a रहेगा। लेकिन फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट माइनस x है, तो x माइनस कर दो। अगर यहाँ 2x रहेगा तो अपर लिमिट माइनस 2x, राइट। ऐसा करने के बाद सॉल्व करोगे तो एगो ऐसा चीज और आएगा i बराबर। तो i बराबर ऐसा चीज एगो और आएगा। आने के बाद ये दोनों LHS को जोड़ोगे, RHS को जोड़ोगे। तो LHS को जोड़ोगे ना भाई, तो LHS को जब जोड़ोगे तो i कितना? i 2i, और इधर आ जाएगा log 1।
इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा, लिमिट 0 से π/2 log 1 आ जाएगा, यहाँ dx आ जाएगा। अब एक बात तुम खुद बता दो कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब 0 इंटू कहानी खत्म, 0 आ गया तो ये 2 चला भी जाएगा उधर, तो 0/2 0 ही आएगा, यानी यहाँ i का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारा i का वैल्यू यहाँ 0 आएगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, बोला है इसमें कि tan इनवर्स 2x - 1 बाई 1 + x - x² है और लिमिट 0 से 1 दिया है। इसका इंटीग्रेशन हमें करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, और अगला, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगा, लेकिन पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 2x - 1 बाई 1 + x - x²। हम पहले ऐसा करेंगे कि 0 से 1 होगा, ये tan इनवर्स रहने दिया जाए। अब यहाँ से x को लिख सकते हैं क्या, x + x - 1 जैसा था वैसे ही रखें, बस 2x को x + x लिख दिए। अब लिखने से आगे क्या फ़ायदा होगा हम बता रहे हैं, 1 रहने दो, यहाँ से x कॉमन ले लो। यहाँ से अगर x कॉमन ले लोगे, यहाँ से अगर x कॉमन लेते हो तुम, तो क्या बच जाएगा यहाँ, बोला यहाँ बच जाएगा क्या, एक x था मैंने वो निकाल दिया, तो क्या बच गया, बोला बच गया हमारा 1 - x² था, एक x निकाला तो x बच गया। इतना चीज़ बचा मेरे भाई। यहाँ से एक चीज़ और कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेना है वो आगे पता चलेगा, क्योंकि हम कुछ फॉर्मूला से मैच करवाना चाह रहे हैं। वो फॉर्मूला भी लिखेंगे, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अब ये जैसा है वैसा ही रहने दो, x + x - 1 और नीचे ये 1 भी ठीक है, लेकिन माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। और ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो ये किस में, माइनस में, और ये प्लस में आ गया मेरे भाई। इतना हो जाने के बाद अब इसका फॉर्मूला लिख लो तुम। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स, जो आप पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, tan इनवर्स x + y बाई 1 - x × y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। ऐसा है मेरे भाई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, तो यहाँ पे x था इसलिए tan इनवर्स x आया, यहाँ पे y है प्लस के बाद इसलिए tan इनवर्स y आया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं ना है, यहाँ तो x के जगह में x है, ठीक है, और y के जगह में क्या है भाई, tan इनवर्स y के जगह में x - y। ये हो गया हमारा एक कहानी। इसमें रहेगा dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। भाई मेरे इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे, याद रखो कि इंटीग्रेशन करने पे 0 आएगा। अगर कुछ और आता है भाई मिस्टेक तो आप हमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वही प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टी, इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगा जो यहाँ लगाए हैं। हाँ, कि 0 से a लिमिट रहेगा, लेकिन जो अपर लिमिट है वो -x वाला, ठीक ना, वही प्रॉपर्टी लगेगा। और जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 2i = 0 आ जाता है जोड़ने पे। ठीक है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन 0 बताया मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो भाई, क्या बोला है कि लिमिट है 0 से 1/2, ये दिया गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें हमने पढ़ा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, मतलब ये तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला sin इनवर्स x होता है। ठीक है, तो यहाँ जिसका भी स्क्वायर रहेगा वही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा sin इनवर्स x। लेकिन बस इंटीग्रेशन करना रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट भी दिया हुआ है। लिमिट कितना है, तो 0 से 1/2। अब हम लिमिट अप्लाई करते थे, अपर लिमिट कहलाता है ये, जहाँ जहाँ x है सब जगह रख दो। तो x तो एक ही जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखते हैं 1/2, फिर माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो लोअर लिमिट रखेंगे कहाँ, जहाँ x है वहाँ, तो रख दिए। ठीक है, रखने के बाद इससे सॉल्व करते हैं। देखो
ये साइन इनवर्स 1/2 कब आता है साइन में, सोचो। तो 1/2 साइन में आता है कितना डिग्री में भाई, तो 30 डिग्री में। 30 को बोलते हैं π/6। कितना बोलते हैं, π/6 रेडियन में। और 0 कब आता है, बोला 0 तो 0 में ही आता है। बोला ठीक। अब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, ये अपने अपने को मारेगा, मतलब साइन इन्वर्स साइन खत्म हो जाएगा। अब π/6 माइनस यहाँ बच जाएगा 0। अब π/6 में 0 घटेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल π/6 बच जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अगले के तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा बोला है कि इस इक्वेशन का ऑर्डर भी बताओ और डिग्री भी बताओ। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, जितना ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ रहेगा वही हमारा ऑर्डर होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पावर 1 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, अगर 2 है तब। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यानी कि डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर हम 3 बोल देंगे। अगर ऐसे हुआ है तो यानी कि 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है और हम ऑर्डर 4 बोल देंगे। तो देखो कितना है, बोला यहाँ 1 बार है, बोला नहीं नहीं यहाँ 1 बार है ना, यहाँ तो तुम्हारा कितना बार है, 4 बार है, तो ये देना ज़्यादा बार हुआ भाई, इसी को बोलो ऑर्डर। तो यहाँ ऑर्डर देखें, जहाँ क्या लिखा हुआ है ऐसे d यानी d4y/dx⁴ ऐसे। अब इसमें ऑर्डर देखें तो जहाँ ऑर्डर देखेंगे वहीं हम उसका होल पावर को डिग्री बोलेंगे, जिसका होल पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा भाई, तो हम बोलेंगे सर, हम बोलेंगे ऑर्डर 4 है, लेकिन डिग्री का बात करें तो 1 है, तो 4 और 1 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बातें क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें p निकालना जरूरी है, ठीक है, dy/dx और प्लस y सॉरी ब्रदर y इंटू सेक एक्स बराबर 10x। देखो एगो इक्वेशन है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर पता चला होगा कि dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ पे ये p और q या तो कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये p यहाँ पे है, यहाँ पे p जो है x का फंक्शन है। अब बात रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जिसको हम शॉर्ट में IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसका फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p लिखना है और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास तो है ना p भाई, p कितना है सेक x और इनटू में क्या है पहले से ये है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ई रहने दोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो लॉग का क्या होता है, बोला सेक एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग सेक एक्स और प्लस 10x होता है, हाँ या ना। याद रखो e के पावर में अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट लॉग है, तो e और लॉग दोनों रिमूव हो जाता है। कैसे होता है इसका प्रोसेस है, वो बात की बात है, छोड़ दो। क्या बचा सेक एक्स प्लस 10x। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है कि प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस वेक्टर में। तो जिन दो वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन जिसका भी निकालना हो, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन किसका, ए का, किस पर, बी पर। चलो भाई इन दोनों का डॉट निकालो। पहले डॉट निकालने के लिए आई का कोफिशिएंट पहला वेक्टर का, इसका भी आई का कोफिशिएंट प्लस इसका जे का कोफिशिएंट, फिर इसका चाहे ऐड गुना करो ना, टाइम बहुत निकल जा रहा है। 2 × 1 2 आएगा प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा बाई। ऑन के बाद जो है उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसका आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो ऑन के बाद जो है उसी का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आई का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। जे का कोफिशिएंट 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब
क्या है, k का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है। ऊपर जोड़ोगे तो 2 और 2 4 6 10 हो जाएगा। नीचे 2 और 1 और 1 2 और 4 कितना हो जाएगा, √6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो एक चीज़ और भी हो सकता है। बोला क्या हो सकता है बता दीजिए। बोला चलो ना यही ऑप्शन हो सकता है कि सॉल्व करने पे ये आ जाए शायद, √6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी ऑप्शन लाना मल्टीप्लाई है। ठीक है, देखो √6 है ना भाई, तो √6 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, √6 से डिवाइड भी किया। अब 10 इंटू √6 क्या आ जाएगा, तो 10 इंटू √6 आ जाएगा। नीचे √6 और √6 कितना हो जाएगा 6। अब काटो 2 से, मज़ा आएगा। तो 5 और ये 3 तो कितना आ गया 5√6/3। तो ये भी ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, टेंशन मत लो, एक आध क्वेश्चन ऐसा दे दे बात की बात है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो बोला ए वेक्टर दिया हुआ है, इफ ए ऑन बी, क्या हाँ ए एंड बी होगा, क्वेश्चन एरर है। तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का निकालना है, मतलब माइनस करना है सिर्फ। तो इसमें सोचने वाला क्या बात है यार, वेक्टर ए माइनस बी निकालना है ना। तो वेक्टर ए लिखते हैं पूरा पहले, तो 5i + 7j - 3j, माइनस है इसलिए माइनस के बाद ब्रैकेट लेंगे। और वेक्टर बी क्या है, तो 2i - 3j और माइनस के। अब इसे सॉल्व कर दो, 5i + 7j - 3k, माइनस अंदर जाएगा तो -2k, माइनस प्लस 3j और माइनस प्लस के। अब फटाफट सॉल्व कर दो, कितना आ जाना है, तो 5k में 2k जाएगा तो 3k, 7j में 3j जुड़ जाएगा तो 10j 3k, और माइनस में और ये प्लस में तो माइनस प्लस माइनस तो कितना बच जाएगा, -2k बच जाएगा। क्लियर है। अब जब इतना हो गया तो 3i + 10j - 2k, 3i + 10j - 2k। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल था ये। अगला सवाल क्या बोला हमको कि अगर हम आपको ए का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड भी दे रहे हैं, तो ए डॉट बी भी दे रहे हैं, तब बताइए एंगल निकाल करके। तो भाई मेरे एंगल निकालने का रास्ता देखो, cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है a डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। किसी के दिमाग में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि साइन थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है सर। बोला भाई वो तब यूज करना जब क्वेश्चन में डॉट नहीं क्रॉस का वैल्यू देगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस का वैल्यू, राइट। अभी मत यूज करो क्योंकि डॉट दिया है तो कॉस ही का रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। cos थीटा बराबर a डॉट बी, कितना दिया है a डॉट बी 1, a का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, बोला 1, मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2। आप इसे सॉल्व करो तो cos थीटा बराबर 1/2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2। अब इतना हो जाने के बाद cos थीटा बराबर, अब बताइए 1/2 कब आता है, किस में, कॉस में। तो कॉस में 1/2 आता है 60 डिग्री में, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos 60। अब cos बराबर है तो इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमें बताना है कि 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ तो 60 डिग्री कहीं नहीं दिया है, रेडियन में दिया है, तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। अगला आ जाओ, बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखो किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो तो काफ़ी आसान है। पहला वैल्यू जो होगा, पहला वैल्यू, फिर क्या दूसरा वैल्यू, चाहे डायरेक्ट निकालते नहीं, इतना पहला दूसरा तीसरा क्या समझाना है तुमको, है ना, आप तो जानते ही हो। तो आई का कोफिशिएंट बाई में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। फिर दूसरा वैल्यू के लिए जे का कोफिशिएंट बट्टा में जो यहाँ आएगा वही चीज़। फिर तीसरा वैल्यू के लिए के का कोफिशिएंट बट्टा में वही चीज़ जो यहाँ आएगा। तो जोड़ के देख लो, 9 1 10, 10 4 14, तो √14 √14।
1/√14, 1/√14, 2/√14, 3/√14, वही चीज़ आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, एक लाइन इक्वल एंगल्स विथ एक्सेस, एक लाइन बनाता है इक्वल एंगल, मतलब अगर तुम आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइंस, तो यही पढ़ा होगा कि हमारा जो 3 एक्सिस होता है सर, एक लाइन उसके साथ एंगल बनाता है अल्फा, एक लाइन बना उस वाई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा, और वही लाइन जेड एक्सिस के साथ बनाता है गामा। क्लियर है? अगर ऐसा वो बनाता है, ऐसा वो बना देता है, तब हम करेंगे ये कि अल्फा बीटा गामा बनाता है ना, तो हम कॉस के साथ रखते हैं एक बार अल्फा, जिसको एल बोलते हैं, और फिर वही जो दूसरा एंगल है उसको भी रखते हैं कॉस के साथ, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो उसके साथ रखते हैं बीटा के साथ, उसको एम बोलते हैं, और फिर तीसरा एंगल रखते हैं गामा, उसको हम एन बोलते हैं। तो यानी कि हमारा क्या आ रहा है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, ये दे दिया। अब इतना के बाद वो बोला कि भाई वो तो तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम है, मतलब अल्फा की जगह में अल्फा अगर पहला एंगल अगर 20 डिग्री होगा तो यहाँ भी 20 होगा, पता नहीं कि 20 है कि 30 है, लेकिन तीनों में सेम है, तो सेम है तो हम इसको भी अल्फा मान लें, इसको भी अल्फा मान लें, और इसको भी अल्फा मान लें, मतलब एल का, एम का और एन का वैल्यू कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा तीनों में है। तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन तीनों में सेम लेना। अब इसके बाद वो क्या बोला कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताइए, इसका मतलब एल का वैल्यू निकालिए, एम का निकालिए, एन का निकालिए। बोला कोई बात नहीं, एक फार्मूला हमको पता है कि अगर तुम क्या करते हो, तीनों का स्क्वायर करते हो, मतलब डायरेक्शन कोसाइन का तीनों का स्क्वायर करोगे ना, तो और जोड़ दोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। क्लियर? तो अब तुम क्या करो कि एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू कितना है भाई, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एम का भी है कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एन का भी वही है इतना। अब देखो एगो कॉस स्क्वायर अल्फा, एगो कॉस स्क्वायर अल्फा, एगो कॉस स्क्वायर अल्फा, टोटल कितना हो गया, 3 गो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो हो गया तुम्हारा 3 गो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब तुम्हें निकालना किसका वैल्यू है, बोला हमें तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बट डायरेक्शन कोसाइन निकालना मतलब एल का वैल्यू, एम का वैल्यू, एन का वैल्यू ना। बोला हाँ, तो एल का निकालने के लिए भी कॉस अल्फा चाहिए, एम को निकालने के लिए भी कॉस अल्फा चाहिए, एन को निकालने के लिए भी कॉस अल्फा चाहिए, तो क्यों ना यहाँ से कॉस अल्फा निकाल ले, कहानी खत्म हो जाएगा। तो भाई ये 3 को ले जाओ उधर, तो 3 जब जाएगा उधर तो डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। अब हमें कॉस स्क्वायर अल्फा का नहीं चाहिए वैल्यू, सिर्फ कॉस अल्फा का चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, उधर प्लस माइनस ये रूट जाएगा दोनों में, लेकिन 1 बेचारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। कहानी समाप्त हो गया? बोला हाँ सर कहानी समाप्त हो गया। तो क्या आया, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, यहाँ भी होगा यहाँ भी, तीनों में भी। तो कौन सा ऑप्शन, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है? चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला बोला फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। ठीक है भाई, तो टेंशन मत लेना। देखो तुम्हें वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वेक्टर आर बराबर पहला यहाँ लिखना पड़ता है जिससे पास कर रहा है, प्लस लैम्डा या म्यू जो देना दे दो। उसके बाद वेक्टर b माइनस ए होता है, और ये a और b क्या है, बोला 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिन दोनों से पास कर रहा है लाइन। ठीक है मेरे भाई, तो पास तो पहला से कर रहा है सर, तो वो तो पोजीशन वेक्टर नहीं दिया। बोला कोई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर हम बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट में i लगा करके, y कोऑर्डिनेट में j लगा करके, z कोऑर्डिनेट में k लगा करके। तो भाई i लगाएंगे तो माइनस आई कैफ आ जाएगा, माइनस आई कैफ। दूसरा 0 है तो j लिखने से कोई फायदा नहीं है, और उसके बाद k वाला मतलब z कोऑर्डिनेट k है, ये हो गया, प्लस ये लैम्डा रहेगा, यहाँ माइनस करते हुए लिखना पड़ेगा, तो b वाला में ये घटाएंगे। तो यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ -1 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा 4i। अब आगे यहाँ अगर हम घटाना चाहेंगे 4 में 0 तो कोई फायदा ही नहीं होगा, तो केवल 4, तो केवल 4 हो जाएगा, केवल
4 हो जाएगा ना जी। केवल 4 हो जाएगा, लेकिन ये y कोऑर्डिनेट इसलिए j लगेगा। फिर 6 में घटाएंगे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो फिर यहाँ भी प्लस कितना के, तो 4 के, ठीक ना। अब आ गया हमारा -i + 2 के लैम्डा 4 4 4। तो देख लो भाई, 2 दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप मिला लेना इससे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। पेन का कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ ना दिख पा रहा हो, हम बोल दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब में भी बोलते चले गए हैं, ठीक है ना भाई। अगला सवाल पे देखो, 28 नंबर बोला है कि जो दिया गया है ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, आप इसका कार्टेशियन फॉर्म में लिख के दिखा दो। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ें नहीं है। जो दिया गया है पहला ना, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का, वो तो पासिंग करने वाला है, तो x माइनस फिर y माइनस फिर z माइनस, ऐसा होगा, है ना। अब यहाँ पे पास करने वाला, इस जगह में पास करने वाला, तो इस जगह में पास करने वाला कितना होगा, तो बोला कि उल्टा करना है। यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस में लेना है, ठीक है। तो ये माइनस है तो यहाँ लेना है प्लस में, और ये प्लस में है तो यहाँ लेना है माइनस में, यहाँ माइनस में है तो यहाँ लेना है प्लस में। हो गया भाई, पास करने वाला पॉइंट। नीचे डालना है लैम्डा के साथ रहेगा, या यहाँ म्यू भी आ सकता है, तो म्यू के साथ रहेगा, उसी के यहाँ डालना है। कितना कितना है, बोला यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना, बोला यहाँ 2 है, फिर उसके बाद j के साथ 4 है, तो j मतलब y के नीचे होगा, और उसके बाद k वाला किसके नीचे होगा भाई, z के नीचे होगा। तो देख लो x + 3/2, y - 5/4, z + 6 इतना, किधर किधर है भाई ये, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलो 2 सवाल और बचा हुआ है। 2 सवाल में पहला क्या बोला, एक कार्ड जो है वो लिया जाता है कहाँ से, 52 कार्ड है ना, 52 कार्ड का पैक है, उससे एक वो कार्ड ड्रॉ किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक सूट, है ना। ब्लैक सूट मतलब कार्ड हमारा 2 तरह का होता है, एक 26 रेड होता है, ठीक है, 26 जो है वो रेड कार्ड होता है, और 26 जो है वो ब्लैक होता है। क्लियर मेरे भाई। तो ये ब्लैक से ही खींचा जा रहा है एगो। तो अगर हम बात करें किंग का बात करें, बादशाह का बात करें, तो वो 4 होता है, 2 गो रेड कलर का होता है और 2 गो ब्लैक कलर का होता है। तो जो 2 गो ब्लैक कलर का होता है ना, उसी से एगो निकाला जा रहा है। तो अगर उसी से एक निकाला जा रहा है तो 2c1, हाँ या ना। और टोटल नीचे सैंपल स्पेस से, तो सैंपल स्पेस मतलब 52 है, 52 में से एक, तो कितना आ जाएगा, नीचे 1 रहे तो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 2, और नीचे भी 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 52 सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 2 1 जाए 2 और 26 बार में। तो आंसर हमारा आना चाहिए 1/26। तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में हमारा, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ, और वो हमारा आखिरी सवाल होगा मेरे भाई। चलो देखो आगे, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई फेंका जाता है कितना बार, एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन को खत्म करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी आए सब्जेक्टिव, वो आपको अपडेट मिल सके, राइट मेरे भाई। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपका तैयारी नहीं हो पाया बेहतर तरीके से, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं, देखो पैसा आता है जाते रहता है, लेकिन रिजल्ट अगर एक बार बन जाए तो फिर आपका पैसा का कोई मायने नहीं रखता है। इंसान सोचेगा चलो यार अगर नहीं खरीदते तो रिजल्ट नहीं बन पाता, उतना पैसा क्या करते, आप इतना पैसा लगा चुके हैं और अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। उससे अच्छा है कि कुछ पैसा लगा के बढ़िया कर लिया जाए। अगर नहीं कर पाए तो, अगर हो गया तैयारी तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने का। आगे आ जाओ, बोला एक डाई फेंका जाता है एक बार, तो अगर एक डाई फेंका जाएगा तो उसका सैंपल स्पेस कितना होगा भाई, बोला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ये सैंपल स्पेस होगा उसका, ठीक है। अगर हम बात करें कि सैंपल स्पेस का कार्डिनल नंबर कितना है तो 6 होगा। अब किसका पूछ रहा है सो देखो, बोला है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, एक नंबर आने का, जो नंबर क्या होगा ग्रेटर देन 3, जो 3 से बड़ा होगा। तो 3 से बड़ा कितना नंबर है भाई, तो बोला देखो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, है ना, फेवरेबल
आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, तो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है, तो टोटल 3 गो है, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे सैंपल स्पेस 6 गो, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म, फिर मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।